हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल। इंश्योरेंस क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी टूल कैसे है। अब देखिए 10 दिसंबर 1948 के बाद जो क्या है, हमारे जो यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उन्होंने बोला कि जो हमारे जो इंडिया के जो पीपल है उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है, वेल मेंटेन होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके कारण क्या है, प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सके, मतलब कि अपने समाज के अंदर सही ढंग से रह सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, उन्हें अच्छी तरह से सब कुछ मिलना। वैसे ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, परंतु जब हम इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसके अंदर बोला गया है कि हर एक पीपल को क्या है, हर एक इंसान को क्या है, उसके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग सभी तरह की सुविधाएं मिले और उसकी फैमिली को भी अच्छी तरह से सुविधा मिले, उसकी फैमिली या फिर उसको हर तरह की सुविधा मिले, चाहे वो हमारे भोजन से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, या फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनसे, या फिर किसी भी तरह के जो राइट है, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, सो उसको भी क्या है कम करे, जिसके कारण क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी होगी। तो मतलब इस तरह से सभी तरह की फैसिलिटी जो मनुष्य की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है उन्हें प्रॉपरली उन्हें प्रोवाइड करना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही एक सोशलिस्टिक कंट्री है, क्योंकि जो सोशलिस्टिक कंट्री का मतलब होता है कि समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है सोशल सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है अपने इंडिया के सिटीजन्स को, क्योंकि जो हमारी जो इंडिया जो हमारी है डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी तरह की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। काफ़ी तरह की जो हमारी डेवलपमेंट अगर करना स्टार्ट करे तो उसके लिए फिनांस की भी जरूरत होती है, मतलब पैसे की भी जरूरत होती है, और पैसा कहाँ से आएगा वो आपको पता है। जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा हमारे टैक्स डिपार्टमेंट से आता है। अगर लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे, जो कैपेबल है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, अगर वो टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या हमारी डेवलपिंग कंपनी डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो क्या है, वेरी डिफिकल्टी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी तरह की सोशल सिक्योरिटी होती है हमारे सिटीजन के रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट को पूरी करनी होती है, जो हमारे आर्टिकल 41 के अंदर आती है। और ये कौन कौन सी है जिसके रिगार्डिंग हमने क्या है, आर्टिकल 41 के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्ट बनाए हैं जो हम अपनी गवर्नमेंट की, जो हमारे इंडिया सिटीजन की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सोशल की सिक्योरिटी कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के तहत हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है 1921 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जो वर्कमैन की जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये क्या कहते हैं कि द फर्स्ट एक्ट इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ द सिटीजन वेलफेयर एंड द स्पेशल फॉर द लेबर वेलफेयर। कहते हैं कि सिटीजन की वेलफेयर के लिए और लेबर की वेलफेयर के लिए ये जो एक्ट आया है 1923, ये इसके अंदर काम करेगा। इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयर को भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉय की एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की उसे नुकसान हो जाए, तो एम्प्लॉयर उसके लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। किसी भी तरह का उसकी कंपनी के अंदर काम करते हुए, उसके बिजनेस के अंदर काम करते हुए एम्प्लॉयर के अगर किसी एम्प्लॉय को दिक्कत होती है तो उसका जो सारा खर्चा पानी है कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर उठाएगा। ये एक्ट ये कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर को या उसकी फैमिली को। ये एक्ट क्या है, कोई भी एम्प्लॉयर है या फिर उसकी फैमिली है, उन सभी को क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर, देन दिस फंड इज यूज। ये क्या होता है, देखिए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर द कंट्रीब्यूट टू दिस फंड। ये सभी जने पर्सन क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जैसे भी है पैसा डिपॉजिट करते हैं। और इस पैसे का यूज तब करते हैं जब इस तरह की, इस पैसे का यूज़ क्या है, या तो किसी भी घटना के दौरान करेंगे, या फिर उस पैसे के थ्रू हम हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर उस एम्प्लॉयर इन सभी का ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये आप इनकम टैक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि ग्रेचुटी क्या होता है। ये एक तरह की सर्विस होती है, प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं पर्सन को प्रोवाइड की जाएगी जो रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट से पहले उन्होंने 5 साल तक लगातार उस डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर रखी हो, तो ये सर्विस तभी आपको मिलेगी। ये एक तरह से पैसे का फंड आपको दिया जाता है, जो एक फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ या आफ्टर रिट्रीचमेंट। ये आगे पॉइंट आता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सॉरी। ये कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। इसमें हर बार क्या है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती रहती है। हमारे मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है इंश्योरेंस कंपनी, और हमारे प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी काफ़ी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट क्या होता है कि एक तरह से मान लो कि मिस्टर एक्स है या फिर आप ही हो, आपने अपने सोसाइटी के अंदर एक इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है और उस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का फ्लूइड है जो क्या है, सोसाइटी के लिए बहुत ही हजारडस्ट है, मतलब कि बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अगर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल ऐसे सब्सटेंस को रखती है जिसके कारण सोसाइटी को नुकसान होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये एक्ट क्या है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। वो इंडस्ट्री, वो कंपनी, वो इंडिविजुअल, वो सभी जने पर्सन जिन्होंने इस तरह के सब्सटेंस रखते हैं, वो उनका इंश्योरेंस करवा के रखेगी या फिर इंश्योरेंस कंपनी उनके विक्टिम के तौर पर काम करेगी।
ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के लिए एक्ट बना है 1991। और यहाँ पे आगे जाता है 6th जो है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। बहुत ही अफसोस है ये बात कहने में, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कानून ने क्या कर दिया, एक्ट बना दिया 2007। क्योंकि जो आज की जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, अपने माता पिता का ध्यान भी नहीं रख सकते। वो उन्हें क्या करते हैं, एक ऐसी, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो ऐसी स्टेज में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर घर में ही उनसे क्या है, सख्ताई से बिहेव करते हैं। तो इस कारण से क्या है, कानून ने, लॉ ने, हमारे जो विधान है, उन्होंने एक्ट बना दिया। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह की इस तरह से गतिविधियां करेगा, उन्हें भी उसके रिगार्डिंग उन्हें क्लेम देना पड़ेगा। मतलब बच्चों को अपने माता पिता को इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी कि उन्हें अपने जीवन व्यतीत करने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो कहते हैं कि ये जो एक्ट है एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, ये बच्चों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगी कानून के द्वारा कि वो उन्हें मंथली मेंटेनेंस अलाउंस दे, मतलब कि एक पैसे का एक अमाउंट दे, जिसके कारण क्या है, उनकी जो लाइफ है अच्छी तरह से सर्वाइव हो सके। तो इसलिए भी इन्होंने भी 2007 का एक्ट बना दिया है। बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये कहते हैं कि कई बार क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए भी हमें एक्ट बनाने पड़ते हैं। वो एक्ट कौन सा है, इसके अंदर 2008 है। जो एक्ट है ये क्या है, ये है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट शेल फॉर्मुलेटेड एंड नोटिफाइड द सुटेबल वेलफेयर स्कीम फॉर द अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर। ये जो एक्ट है किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये जो वेलफेयर स्कीम है रिलेटेड किससे करती है, उनकी लाइफ से, डिसेबिलिटी हो उन वर्कर्स को, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, मैटरनल बेनिफिट जो होते हैं, उनकी ओल्ड एज प्रोटेक्शन होती है, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करते हैं। ये सारे फंड्स हैं, इनके रिगार्डिंग अगर इनको कोई तरह से प्रॉब्लम आती है तो ये एक्ट इनकी प्रोटेक्शन करेगा, किनकी, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स की। अब बात करते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, या और काफ़ी तरह की भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है हमारे पशुपालनों से रिलेटेड है, जो हमारे पक्षी हैं, पशु है जो हम पालते हैं, उनके लिए रिलेटेड है। और सेकंड कहते हैं आम आदमी बीमा योजना, ये भी आपको पता है जो हमारे रिसेंट 2007 में भी और अब जो 2021 चल रहा है इसमें भी बहुत पॉपुलर है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है, ये जो स्कीम है एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा कि जो एम्प्लॉय, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस चलता है। इसी तरह से नेशनल एनपीएस भी इसी तरह से चलता है। इसमें जो एम्प्लॉयर है, यहाँ लिखा भी हुआ है, जो एम्प्लॉई है अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉयर क्या है, उस जो सी कंपनी में जो फंड बचे हुए हैं उनसे कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके कारण एक प्रॉपर एक अमाउंट इकट्ठी होगी, जिसके कारण हम सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। सोशल सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड लिविंग हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि उसका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाएगा काफ़ी तरह से। जितनी भी परेशानी उन्हें अभी तक झेली है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिली थी, सेफ्टी नहीं मिली थी, क्लाइमेट नहीं मिले थे, उन्हें रिटायरमेंट के बाद जितनी भी तरह की तकलीफें होती हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इकोनॉमिकल वेलफेयर इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी होते हैं, मतलब कि किसी पर्सन की मृत्यु के बाद अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी मृत्यु के बाद वो प्रीमियम का अमाउंट उसकी फैमिली को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉर्टगेज का मतलब है अगर आपने उस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, जो किसी ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, तो उसको उस प्रीमियम की अमाउंट से आप उसके कब्जे को छुड़वा सकते हो। फ्यूचर नीड मतलब कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या फिर अपने बच्चों को सेटलमेंट करने के लिए विदेश में पढ़ाना है, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी हमें अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो पॉइंट्स हैं मैं जितनी बता रही हूँ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे नीड, ऑब्जेक्टिव एंड करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ चुके हैं। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल की जाती है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, एम्प्लॉय की वेलफेयर कैसे की जाती है, फ्यूचर बिजनेस के लिए कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं हमारे इंश्योरेंस एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस क्या चीज़ महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नॉर्मल सी बात है, हम इतना टॉपिक पढ़ चुके कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करती है, हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का पॉइंट भी कर चुके हैं। तो ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, जो हमारा इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने का, वो क्या करती है, जॉब को क्रिएट करती है। इंश्योरेंस क्या है, एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा जिसके अंदर लोगों की जरूरत होती है उसे चलाने के लिए। ठीक है, ये तो है नहीं किसी एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, काफ़ी सारे पर्सन चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए। उन पर्सन की रिक्रूटमेंट कहाँ से की जाएगी, सोसाइटी से की जाएगी। सोसाइटी से की जाएगी तो दैट मीन्स वो जॉब की रिक्रूटमेंट, जॉब का जो सिलेक्शन पॉइंट है वो वहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब आएगी तो वेल्थ भी हो जाएगा, वेल्थ होगा तो ग्रोथ भी होगी, फिर रिस्ट्रक्चर भी होगा, इकोनॉमिक्स का एनहांस होगी हमारी इकोनॉमिक कमेटी। ये सारी तरह की सभी तरह की इंप्रूवमेंट हमारी इंश्योरेंस के कारण हो रही है। अगर इंप्लॉयमेंट अगर किसी को मिल गई दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। तब बात करते हैं तो इसका मेन गोल क्या होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, इंप्रूविंग करना, एज वेल एज द कम्युनिटी को, जो हमारी सोसाइटी है उसे डेवलप की गति के ऊपर लेके जाना।
तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इंप्रूव फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। ये कहते हैं कि जो हमारे फर्म है उसके अंदर, उसके जो फर्म है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उन सभी के अंदर फाइनेंस की जो साउंडनेस है, फाइनेंस जो है उन्हें उनके पास प्रॉपर होना चाहिए, उन्हें कभी भी किल्लत महसूस नहीं होनी चाहिए, मतलब कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि इन केस ऑफ द फाइनेंस इज इंश्योर्ड, फर्म इज इंश्योर्ड, अगर फर्म ने क्या कर रखा है, अपने आप को इंश्योर्ड करा रखा है, इट इज नॉट टू कीप द फंड ऑफ द कंटीजेंसी, उसे कंटीजेंसी के लिए फंड को रखने के लिए जरूरत नहीं है। कंटीजेंसी होती है अचानक कोई घटना घटित हो जाती है और जिसके कारण आपके बिजनेस में फाइनेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि वो फाइनेंस जो है, वो पैसा जो है कहाँ प्रयोग हो जाता है, कंटीजेंसी में यूज होता है। अचानक जो प्रगतिशील जो घटना घटी है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे करने की जरूरत नहीं होती। तो इंश्योरेंस अगर नहीं होती तो उसे क्या है, अपने खुद के पैसे से करना पड़ता। अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस वाली कंपनी उस कंटीजेंसी, उस जो लॉस है उसकी भरपाई अपने आप कर देगी। आपको जैसी स्थिति आपकी पहले थी वैसी स्थिति आपकी बाद में कर देगी। इसलिए इंश्योरेंस फाइनेंशियल को साउंडनेस करने के लिए, किसकी, फर्म के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। ये कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाने में या बिजनेस के अंदर खुद को इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो बिजनेस है बहुत ही वाइड कंसेप्ट है और इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को एंटर करना है तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। अगर वो पैसा उसका डूब जाए तो बहुत सारा रिस्क भी होता है। तो ये कहते हैं कि जो अगर आपने जिस फर्म में आप जा रहे हैं उस फर्म ने अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रखी है इंश्योरेंस के अंदर, तो क्या है, सभी तरह के जो रिस्क हैं उसकी गारंटी इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, ये कहते हैं कि इंश्योरेंस एनकरेज करता है, शासित करता है, मतलब कि आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन करता है नए उन पर्सन्स को, नए उन एंटरप्रेन्योर्स को जो एंटर नहीं होते थे बिजनेस के अंदर रिस्क के कारण। तो इंश्योरेंस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उन सभी प्रॉब्लम को, हर्डल्स को, बाय द प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंश्योरेंस एंड गारंटी अगेंस्ट द रिस्क। डिफरेंट तरह की इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग तरह की रिस्क को भी कवर अप करने के लिए गारंटी देते हैं। तो फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री के अंदर होगा तो क्या है, हमारी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगी। अब बात करते हैं रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द स्टेट फंड। स्टेट फंड का जो प्रेशर है उसे कम करना कैसे होगा। ये जो सभी कंट्री होती है वो कहीं ना कहीं क्या है, किसी ना किसी काम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करती रहती है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट जो होती है स्पेंड करती है बहुत सारा जो पैसा है हमारे हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर, पेंशन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के ऊपर, या फिर सोशल जो बेनिफिट होते हैं हमारे, जो आपको ही पता है जो ट्रेन जो है, बसेज जो है, सरकारी जो सर्विसेज होती है उनके ऊपर बहुत सारा पैसा लगता है। तो उस पैसे को कवर अप करने के लिए स्टेट को काफ़ी तरह के फंड जुटाने पड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इंश्योरेंस जो है खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन करके, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन करके एक प्रॉपर फंड जनरेट करते हैं, उस फंड का यूज करके उनकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो स्टेट का फंड है अलग यूज हो जाएगा और जो इंश्योरेंस का फंड है वो अलग यूज हो जाएगा, जिसके कारण अलग अलग प्रगति होगी हमारी इंश्योरेंस कंपनी, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू। अब फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है जो बीच का मध्यस्थ, मतलब कि जो बीच में काम करने वाला व्यक्ति, कहते हैं ना बीच में टांग अड़ा दी तूने, वो टांग अड़ाने वाला जो बीच में जो काम करता है ना सभी का, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। क्योंकि बिजनेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर ए और मिस्टर बी का। मिस्टर ए ने तो पैसा इसके अंदर जमा करवाया और मिस्टर बी ने इसमें से निकलवा लिया। तो मतलब कि ये जो पर्सन है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वो दोनों पार्टी को जानता है, इसलिए ये सिस्टम हो पाया। अगर ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता, तो क्या पैसा इसके पास इसका जाता है या इसके पास इसका आता नहीं जाता ना। तो इंटरमीडिएटरी का काम करता है। और मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि इस पर्सन का जो पैसा है कहीं ना कहीं और काम हो रहा है, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन का भी पॉइंट हम बता चुके हैं, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैसे मोबिलाइजेशन होता है, कैसे पैसा बनता है। क्योंकि जो प्रीमियम जो अमाउंट होता है, जो प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो क्या है, पर्सन डिपॉजिट कराते हैं और वही प्रीमियम की अमाउंट आगे कोई और पर्सन लोन में ले लेता है और वही वहाँ पे मोबिलाइजेशन हो जाता है। प्रमोशन ऑफ ए सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी जो है चेंज करती रहती है डिफरेंट तरह के प्रीमियम। देखिए हर एक का स्टैंडर्ड होता है, एज का उन्होंने स्टैंडर्ड सेटअप कर रखा है, रिस्क का स्टैंडर्ड कर रखा है और उन्होंने टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड सेटअप कर रखा है। एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई छोटे बच्चे का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कम पैसा लगेगा, अगर किसी बड़े व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसमें ज़्यादा पैसा प्रीमियम का अमाउंट लगती है। नॉर्मल सी बात है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पर्सन है, उनकी जो हेल्थ है ज़्यादा अर्थव्यवस्था रहती है, मतलब कि बिगड़ी हुई रहती है। परंतु जो छोटा बच्चा है 18 से 19-20 साल का है, उसमें उसकी जो स्वास्थ्य है बिल्कुल फिट रहता है, तो उसमें कम पैसे की जरूरत होती है। तो प्रीमियम की अमाउंट भी कम ज़्यादा इस तरह से मैनेजमेंट करके वो रखते हैं। इसी तरह से रिस्क की होती है, अगर लंबा टाइम पीरियड है तो लंबी इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ज़्यादा प्रीमियम को सेटअप करेंगे, और अगर छोटा टाइम पीरियड है तो उस तरह से प्रीमियम सेट किया जाता है। अब बात करते हैं फोस्टर स्टेबल कंजप्शन। फोस्टर स्टेबल कंजप्शन का बात है कि अकॉर्डिंग टू आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो क्या है, आपको सभी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है। जैसे कि आपको ही पता है कि जैसे डिमांड और सप्लाई का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, अगर इनमें डिफरेंस आ जाता है तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है, डिफ्लेशन भी हो सकती है। तो इकोनॉमिकल साइकिल को क्या है, जब स्टार्ट होती है तो हम डिस्कस करते हैं किस तरह का कंजप्शन होता है, हर एक लेवल को हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं। तो इस तरह के लेवल को, सभी तरह के लेवल को डिस्कस करने के लिए इंश्योरेंस फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा लाइफ इंश्योरेंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने फर्स्ट किया है, क्योंकि इसमें से जो हमारे प्रिंसिपल है और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।